गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न एज और मॉडर्न एज के दो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हम एक साथ कवर करेंगे, टी.एस. इलियट और डब्ल्यू.बी. यीट्स। मॉडर्न एज के बारे में सबसे पहले आपको जो चीज़ें याद रखनी है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर क्वेश्चन वाले जो है आपको इसमें से आ सकते हैं। 1901 से लेकर 1960 तक के टाइम को मॉडर्न एज कहा जाता है, आधुनिक युग जिसे हम आधुनिक कहते हैं। इस युग को द एज ऑफ डिसइल्यूजनमेंट या एज ऑफ मशीन्स, एज ऑफ इनोवेशंस, एज ऑफ इंटरोगेशन आदि कई नामों से जाना जाता है, लेकिन बेसिकली जिस नाम से हम जानते हैं एज ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, यानी कि जब लोगों का मोह भंग हो जाता है। विक्टोरियन युग के बारे में मैंने आपको पिछले उसमें पढ़ाया था, 3 ग्रेट पोइट्स आपने पढ़े थे। उस युग के लास्ट में आते आते धीरे धीरे हमने देखा कि लोगों के अंदर एक प्रकार की पेसिमिज्म यानी निराशा पैदा होने लग गई थी। विक्टोरियन युग का जो माहौल था, उस माहौल से लोगों का धीरे धीरे मोह भंग हुआ और आधुनिक युग में कदम रखते रखते, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में 1901 में, 20वीं सदी का जो पहला साल है, वहाँ से मॉडर्न एज की शुरुआत मानी जाती है, जिसको एज ऑफ मशीन्स या डिसइल्यूजनमेंट भी कहते हैं। एज ऑफ इनोवेशन इसलिए कहते हैं इसको कि नई नई खोजें इस दौर में हुई, लिखने की नई नई तकनीकों का विकास होने लगा, नई नई शैलियों का विकास हुआ। एज ऑफ इंटरोगेशन कहा जाता है हर चीज़ पर सवाल खड़े करना, इस युग की खासियत है। एज ऑफ वॉर इसलिए कहते हैं कि 2 बड़े महायुद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसी दौर में हुए। और एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी कि विखंडन का युग आदि नामों से इसको जाना जाता है। इस युग की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी आयरनी एंड सटायर एज अ टूल ऑफ पॉइंट आउट फॉल्ट प्रॉब्लम्स विद इन सोसाइटी। आयरनी और सटायर, व्यंग्य का जो है जम करके इस्तेमाल लेखकों के द्वारा किया गया इस दौर में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज़ दैट इट इज़ अ पोजीशन ऑफ द विक्टोरियन राइटर्स। विक्टोरियन युग के लेखकों ने जो कुछ किया ये ठीक उसको पलटने वाला काम था। मॉडर्न एज के राइटर्स ने उसको उलट करके रख दिया। एट द एंड ऑफ विक्टोरियन इरा देयर वॉज फेल्ट द नीड ऑफ अ चेंज इन द स्फेयर ऑफ लिटरेचर। जैसे जैसे विक्टोरियन युग समाप्त हो रहा था, लोगों को महसूस हुआ कि अब कुछ चेंज की ज़रूरत है। वाई दिस मूवमेंट स्टार्ट, 20वीं सदी का ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? व्हेन राइटर्स फेल्ट दे रिक्वायर्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, लेखकों को लगा कि अब नई प्रकार की विधाओं की खोज की जानी चाहिए। और डिसइल्यूजनमेंट ऑफ विक्टोरियन आइडियाज़, बिलीफ इन देयर वे ऑफ राइटिंग। विक्टोरियन युग के लेखकों ने जो कुछ कमाया या जो कुछ उन्होंने किया, उसके प्रति लोगों का एक मोह भंग होने लगा, इसलिए नई नई प्रकार की चीज़ें इसमें लिखी जाने लगी। साइंस एंड आर्ट्स रियली इन्फ्लुएंस द मॉडर्न मैन। आधुनिक युग के इंसान को साइंस और कला दोनों चीज़ों ने, विज्ञान और कला ने प्रभावित किया। साइंस के अलावा एक नई चीज़ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ने भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। द साइको एनालिटिक थ्योरीज ऑफ सिगमंड फ्रायड, आगे हम देखेंगे सिगमंड फ्रायड एक महान मनोवैज्ञानिक थे जिनकी सिद्धांतों ने मॉडर्न एज को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अर्नोल्ड वॉज नॉट क्वालिफाइड टू गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द पोइट्री। मैथ्यू अर्नोल्ड जो विक्टोरियन युग का लास्ट ग्रेट पोइट था, उसने काफ़ी कुछ कोशिश की कि उस युग की कमियों को दूर किया जा सके, लेकिन वो फिर भी इसमें सफल नहीं हुआ। ब्राउनिंग के बारे में आपने पढ़ा था, उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के बारे में पढ़ा था। ब्राउनिंग हैड नो एप्टीट्यूड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ। ऐसा लगता था कि ब्राउनिंग के अंदर भी आधुनिक युग की जो जटिलताएं हैं इंसान की, उनको समझने का दृष्टिकोण उसके अंदर मौजूद नहीं था। तो इसीलिए कुछ नए की ज़रूरत हुई। इट वॉज एसेंशियल दैट अ न्यू टेक्निक ऑफ कम्युनिकेटिंग मीनिंग टू बी डिस्कवर्ड। अपनी बात कहने के लिए एक नया तरीका खोजा जाना ज़रूरी था। इन सब चीज़ों ने मॉडर्न एज की शुरुआत की। इन द 19th सेंचुरी पोइट्री द मेन कैरेक्टरिस्टिक वॉज प्री ऑक्यूपेशन विद अ ड्रीम वर्ल्ड। 19वीं सदी के जो राइटर्स थे अपनी सपनों की दुनिया में ही जीते थे, तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत थी। अंडर द न्यू कंडीशंस मॉडर्न पोइट्स कुड नॉट टेक ड्रीम हैबिट्स सीरियसली। अब इस नए युग में जो है सपने देखना और ये जो हैबिट थी इसको सीरियसली नहीं लिया जा सकता था। तो हम देखते हैं कि इस तरह से लिटरेचर में मॉडर्न एज की शुरुआत हुई, जिसको हम मॉडर्निज्म इन लिटरेचर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि लिटरेचर में मॉडर्निज्म के क्या मायने होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, मॉडर्निज्म इज़ अ लिटरेरी एंड कल्चरल इंटरनेशनल मूवमेंट विच फ्लरिश्ड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। आपको ध्यान रखना है कि 20वीं सदी का जो पहले 2 दशक थे, 1901 से 1910 और 1911 से 1920, बेसिकली ये जो है मॉडर्निज्म का दौर कहलाता है।
मॉडर्निज्म इज़ नॉट अ टर्म टू विच अ सिंगल मीनिंग कैन बी ascribed। और कोई एक मतलब हम मॉडर्निज्म का नहीं लगा सकते, आधुनिकता का कोई एक अर्थ हम नहीं लगा सकते। इट मे बी अप्लाइड बोथ टू द कंटेंट एंड टू द फॉर्म ऑफ अ वर्क। इस मॉडर्निज्म के जो परिभाषा है, ये कंटेंट और फॉर्म, जो लिखा गया और जिस रूप में लिखा गया, दोनों ही चीज़ों को प्रभावित करती है। मॉडर्निज्म एज ए मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि मॉडर्निज्म की शुरुआत लिटरेचर से नहीं हुई। मॉडर्निज्म की शुरुआत जीवन के दूसरे क्षेत्रों में हुई और लिटरेचर पर भी इसका प्रभाव पड़ा। मॉडर्निज्म एज ए मूवमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज नॉट ओनली इन लिटरेचर बट ऑल्सो इन, लिटरेचर के अलावा और किन किन चीज़ों में हमको नज़र आता है, साइंसेज में नज़र आता है, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, नृविज्ञान बोलते हैं, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, पेंटिंग, म्यूज़िक, स्कल्पचर, मूर्तिकला में, आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में, इन सब चीज़ों में एक नयापन लेकर के आया ये। जनरल फीचर्स क्या थे मॉडर्नाइजेशन के, कि मॉडर्निज्म वॉज बिल्ट ऑन अ सेंस ऑफ लॉस्ट कम्युनिटी एंड सिविलाइजेशन। जो मॉडर्निज्म की शुरुआत थी, उसकी शुरुआत में ही इंसान को ऐसा लगने लगा कि कुछ छूट रहा है, लॉस्ट कम्युनिटी, हम इस संसार में कहीं बिखरे हुए हैं, हमसे कुछ छूट रहा है, हमारा युग जो है वो नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ रहा है। ये मॉडर्निज्म की खासियत है। आगे जब हम टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड पोइट्री में से एक रेफरेंस देखेंगे तो वो अपने आप में साबित कर देगा कि 1922 का जो वेस्टलैंड पोएम थी, वो बेसिकली लॉस्ट कम्युनिटी, लॉस्ट सिविलाइजेशन को लेकर के ही टी.एस. इलियट ने लिखी थी। रेवोल्यूशन एंड कंजर्वेटिज्म, इस युग में दोनों चीज़ें एक साथ चली, एक तरफ क्रांतिकारी और दूसरी तरफ रूढ़िवादी विचारधारा, दोनों एक साथ आगे बढ़ी हैं। लॉस ऑफ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, परंपरा से जुड़े होने हम जो है बुरा मानने लगे। मॉडर्न एज का जो राइटर है वो ट्रेडिशनल का मतलब मानता था पिछड़ापन, इसीलिए वो लॉस ऑफ अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, और ट्रेडिशन से पीछा छुड़ाने की कोशिश में वो कहीं बहुत आगे निकल जाता है। इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने लगा, और इस तरह से मॉडर्न एज ने इंसान के सोचने समझने के नज़रिए को बदल दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन आपके सामने है। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने मॉडर्न एज के राइटर्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। आधुनिक युग का इंसान जो सोचता है, समझता है, उस पर इस थ्योरी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। 20वीं सदी के प्रेरक विचारकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। दूसरे ग्रेट राइटर जिन्होंने मॉडर्न एज को प्रभावित किया वो माने जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, इनकी जो थ्योरी है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, जो इनका सिद्धांत है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब देखिए, ये मॉडर्न एज की जो नॉवेल्स वगैरह में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। अवचेतन की धाराएं, साइकोलॉजिकल थ्योरी थी, उस पर आधारित नाटक और उस पर आधारित उपन्यास लिखे गए मॉडर्न एज में। तो विलियम जेम्स का काफ़ी गहरा प्रभाव रहा। सिगमंड फ्रायड का नाम हमने थोड़ी देर पहले लिया था। इनको 20वीं सदी का महान विश्लेषण माना जाता है, मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं। इनकी किताब आज भी जो है साइकोलॉजी के फील्ड में जो है एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मानी जाती है। तो इन्होंने ये बताया कि किस तरह से हमारे अंतर्मन की जो धाराएं, अंतर्मन के अंदर जो चीज़ें दबी हुई होती हैं, वो हमारे सारे बिहेवियर को किस तरह से प्रभावित करती हैं। ही डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड टू इन्वेस्टिगेट द माइंड थ्रू एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स एंड फ्री एसोसिएशंस। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, ड्रीम्स और फ्री एसोसिएशन के ज़रिए उन्होंने सपने जो हम देखते हैं, वो कहते हैं कि सपने असल में हमारे व्यक्तित्व के अंदर छुपे हुए कुछ आयाम होते हैं जिनको उजागर करती है। आपके मन की ग्रंथि खोलने का जो ताला है, जो चाबी है, वो आपके सपने हैं। सपनों के ज़रिए हम इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं। नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, अनकॉन्शियस माइंड। असल में हम जो सोचते समझते हैं, हमारे मन के अंदर कहीं दबा पड़ा होता है, परतों में दब जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सिगमंड फ्राइड की ये सारी थ्योरियाँ जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो मील का पत्थर हैं ही, लेकिन इन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए। हेनरी बर्गसन का नाम भी लिया जाता है। हेनरी बर्गसन को भी एक ग्रेट फिलोसोफर इसमें माना जाता है। इनकी जो थ्योरी है, ख़ासतौर पे थ्योरी टाइम को लेकर के, ड्यूरेशन को लेकर के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये कुछ ग्रेट फिलोसोफर थिंकर्स थे। जेम्स फ्रेज़र ने एक किताब लिखी, द गोल्डन बो, और इसके ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से हम अपनी
माइथोलॉजी में, अपनी किताबों में, अपनी पौराणिक कहानियों में जिन पात्रों को गढ़ते हैं वो पात्र असल में कहीं ना कहीं हमारे ही आसपास जो हमारी सोच समझ और अपने समाज के प्रति जो हमारी चेतना होती है उसका प्रतिबिंब होता है। गोल्डन बुक के ज़रिए उन्होंने कई प्रकार के मिथिकल कैरेक्टर्स को, मिथिकल नैरेटिव्स को इकट्ठा करके और ये समझाने की कोशिश की कि मानव सभ्यता का इतिहास इन प्रतीकों के माध्यम से गढ़ा जा सकता है। तो जेम्स फ्रेजर को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मॉडर्निज्म की शुरुआत साहित्य के अलावा जिन चीज़ों में हुई उनमें सबसे पहला नाम लिया था पेंटिंग का। पेंटिंग में एक नया आंदोलन चला फॉविज्म, और दूसरा क्यूबिज्म, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, वॉटिसिज्म, इस तरह के कुछ नए आंदोलन जो पेंटिंग में चले और बाद में साहित्य में आए। अब हम सीधे सीधे पोइट्री पर आते हैं कि 20वीं सदी की जो पोइट्री थी, मॉडर्न पोइट्री जिसको कहा जाता है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसके क्या फॉर्मल फीचर्स थे। नंबर 1, ओपन फॉर्म। इसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश विधा को लेकर के नहीं होती थी। आप फ्री वर्स में लिखिए, आप चाहे उसको 14 पंक्तियों के सोनेट के रूप में लिखिए, क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ओपन फॉर्म है। यूज़ ऑफ फ्री वर्स, आपने ब्लैंक वर्स पढ़ा होगा। ब्लैंक वर्स मिल्टन का जो ब्लैंक वर्स था जो आपको लिखाया था मैंने, ब्लैंक वर्स से आगे की चीज़ होती है फ्री वर्स। फ्री वर्स यानी कि मुक्त छंद, जिसमें कोई तुकबंदी नहीं, कोई छंदबद्धता नहीं है, इस तरह की पोइट्री। आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे टी.एस. इलियट और यीट्स की कविताओं को फ्री वर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा जक्स्टापोजिशन ऑफ आइडियाज़ रेदर देन कंसिक्वेंशियल एक्सपोजिशन, परस्पर विरोधी विचारों को एक ही लाइन में रखना को जक्स्टापोजिशन कहा जाता है। दो परस्पर विरोधी चीज़ों को एक ही लाइन में रख देना जक्स्टापोजिशन कहलाता है। इस पोइट्री में ये नज़र आता है। इंटरटेक्चुअलिटी नज़र आती है हमको, यानी कि कविता किसी एक विषय पर लिखी जा रही है लेकिन उसमें साइंस भी, उसमें कला भी, उसमें आर्किटेक्चर भी, सारी चीज़ें न जाने कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें टी.एस. इलियट का माना जाता है। यूज़ ऑफ एल्यूजन्स एंड मल्टीपल एसोसिएशंस ऑफ वर्ड्स, एल्यूजन्स का खूब इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कथाओं का इस्तेमाल, और जो वर्ड्स के साथ जो उनका एसोसिएशन है यानी शब्दों के साथ जुड़ाव, शब्दों के मायने बेहद गहरे हो जाते हैं। बोरोइंग फ्रॉम अदर कल्चर एंड लैंग्वेजेस, दूसरी भाषा और संस्कृतियों से शब्दों को लेना, प्रतीकों को लेना, टी.एस. इलियट की वेस्ट लैंड में हमको नज़र आती है। टी.एस. इलियट की जो वेस्ट लैंड कविता है उसका अंत होता है शांति शांति शांति, इन 3 शब्दों में, जो संस्कृत भाषा है। इसके अलावा इस कविता में हम देखेंगे कि कई प्रकार के अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग संस्कृतियों के शब्द लिए जाते हैं। तो बोरोइंग फ्रॉम अदर कल्चर एंड लैंग्वेजेस। उसके बाद है अनकन्वेंशनल यूज़ ऑफ मेटाफर, मेटाफर का इस्तेमाल बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से, अनकन्वेंशनल तरीके से किया जाता है, पारंपरिक तरीक़ों से हट के अनकन्वेंशनल तरीके से रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। एंड इम्पॉर्टेंस गिवन टू द साउंड टू कन्वे द म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़, असल में शब्दों के म्यूज़िक के बजाय म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़, विचारों की म्यूज़िक पर ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता है। तो एक शब्द आया था फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स का बाद जो फ्री वर्स आता है, फ्री वर्स यानी मुक्त छंद असल में होता क्या है। फ्री वर्स ऐसी कविता को कहा जाता है, इट इज़ अ यूज़ ऑफ पोइटिक लाइन विच इज़ फ्लेक्सिबल, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब आपके सामने देखिए एक एग्जांपल दिया है बराबर में, एक पोएम है, लेट अस यू गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। अब ये एक फेमस पोएम है टी.एस. इलियट की। लाइनें देखिए, एक लाइन लंबी है, दूसरी उससे लंबी है, तीसरी केवल एक शब्द की लाइन है, कोई इसमें सीक्वेंस हमको नज़र नहीं आता है, एक फिक्स कहीं पर भी सीक्वेंस नज़र नहीं आता। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। मैसिव यूज़ ऑफ एलिट्रेशन एंड एजोनेंस, इसमें अलंकारों का खूब प्रयोग होता है, ख़ास तौर पर एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार का, और एजोनेंस यानी कि ऐसा अनुप्रास अलंकार जिसमें किसी स्वर की आवृत्ति बार बार होती है। एलिट्रेशन और एजोनेंस का इस्तेमाल होता है, कोई भी ट्रेडिशनल मीटर इस्तेमाल नहीं होता, नो यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मीटर, और कोई भी रेगुलर राइम नहीं यूज़ होती है, और केवल इसमें विजुअल इमेजेस का ही प्रयोग किया जाता है। विजुअल इमेजेस यानी जिनको हम आँखों से देख सकें, इसको कहा जाता है फ्री वर्स। अब एक एग्जांपल आपके सामने है, उसके ज़रिए हम समझेंगे इसको। बराबर में है कि लेट अस गो देन यू एंड आई, चलो हम दोनों आगे बढ़ते हैं। व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, जब ये पूरी शाम खामोशी से आसमान पर पसरी हुई हो, लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, जैसे कि टेबल पर लेटे हुए किसी पेशेंट को धीरे धीरे बेहोशी की डोज दी जाती है, उसको एथराइज्ड किया जाता है। तो जिस तरह से वो धीरे धीरे बेहोश होता है ऑपरेशन टेबल पर, ऐसी ही ये शाम
जब धीरे धीरे ढलने लगे तो हम तुम दोनों हाथों में हाथ डाले आगे निकल पड़े। तो देखिए किस तरह का इसमें एक विजुअल इमेज है। हम जिन चीज़ों को देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, उसको इमेज के ज़रिए व्यक्त करना, शब्दों के ज़रिए व्यक्त करना मॉडर्न पोइट्री की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। शब्द आप देखिए, शब्दों का प्रयोग बहुत ही चुना हुआ है। लाइनों में कोई एक हमको राइमिंग स्कीम नज़र नहीं आती, कोई सीक्वेंस खास नज़र नहीं आता, और सीक्वेंस बनाने की कोशिश भी नहीं की गई है, और कोई पैटर्न भी नहीं है कि ये लाइन आइम्बिक पेंटामीटर होगी या आइम्बिक हेक्सामीटर होगी। छोटी बड़ी किसी भी तरह की लाइन हो सकती है। तो ये कहलाती है फ्री वर्स। हम देखेंगे मॉडर्निस्ट पोइट कौन कौन थे। जैसे कि बार बार आपके सामने नाम लिया जा रहा है, W.B. यीट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। ये ग्रेट मॉडर्न पोइट हैं। इज़रा पाउंड का नाम लिया जाता है और T.S. इलियट का। तो इनमें से कम 2 तो हम पढ़ने वाले हैं, यीट्स को और इलियट को हम पढ़ने वाले हैं। बाकी जो E.M. रिल्के है, पॉल वेलरी है, एंड्रू ब्रेटन है या मायाकोव्स्की है, ये सब उपन्यासकार हैं। पोइट इनमें से केवल शुरू के 3 नाम हैं। तो इन 3 नामों में से 2 को हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, जिनमें कि पहला है W.B. यीट्स। W.B. यीट्स, ये यूँ तो इनका जन्म विक्टोरियन युग में हुआ, लेकिन विक्टोरियन युग के होते हुए भी इनके अंदर मॉडर्न टेंडेंसीज नज़र आती है। W.B. यीट्स की सबसे फेमस पोएम है द टावर। 1929 में लिखी गई इनकी ये किताब सबसे बेहतरीन पोएम मानी जाती है, और द विंड अमंग द रीड्स इनकी सबसे पहली पोएम है। तो यीट्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। T.S. इलियट का ही एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा था, जो अभी फ्री वर्स का एग्जांपल देख रहे थे, वो 20वीं सदी के ग्रेटेस्ट पोइट T.S. इलियट से प्रेरित है। अब देखिए T.S. इलियट का जो पहली पोएम है प्रोफर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, जिससे कि हमने ये लाइनें अभी पढ़ी थी। इसके अलावा उनकी सबसे लास्ट जो पोएम है वो है द 4 क्वार्टेट्स, और सबसे ग्रेट जो उनकी पोएम है जो हमारे सिलेबस में है थोड़ा सा, द वेस्ट लैंड। इसका जो चित्र सबसे किनारे पर आपको दिख रहा है, द वेस्ट लैंड। तो हम अपने ये जो सेक्शन है इसमें यहीं से जो है T.S. इलियट से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। अब हम T.S. इलियट और उनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो हमारे सिलेबस में पहली जो पोएम है T.S. इलियट के बारे में है। T.S. इलियट इज़ ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइटिक वॉइस ऑफ मॉडर्निज्म। आप कह सकते हैं कि इनको मॉडर्निज्म का, आधुनिक युग का भीष्म पितामह कह लें तो कोई गलत बात नहीं होगी। सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे पहले ग्रेट राइटर इनको मॉडर्न एज का माना जाता है। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, जो उनकी पहली किताब थी, अभी थोड़ी देर पहले आप फोटो देख रहे थे उसका, प्रोफर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, 1917 में इनकी पहली किताब आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्ट्रे हिज विटी आयरनिकल सटायर इन द बोर्डम, एम्प्टीनेस एंड पेसिमिज्म ऑफ द मॉडर्न एग्जिस्टेंस। आधुनिक युग में जो बोरियत, जो खालीपन लोगों की ज़िंदगी में नज़र आता है, ये उसकी अभिव्यक्ति जो है हमको प्रूफवर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में नज़र आती है। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज़ द वेस्ट लैंड। ये आपको मार्क कर लेना है, 1922, द वेस्ट लैंड 1922, यहाँ पर आपको मार्क करके रखनी पड़ेगी। ये उनकी सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है, और ये लैंडमार्क भी है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। इट मेड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द पोस्ट वॉर जनरेशन्स। इस किताब का बहुत ही गहरा प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ा। हमारे सिलेबस में जो पोइम का टुकड़ा दे रखा है वो इसी से दे रखा है। द वेस्टलैंड इज़ बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द फिशर किंग इन द आर्थुरियन साइकिल। अब कोई फिशर किंग का एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है वेस्टलैंड में, उस माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एक प्रकार की दंत कथा है जो फिशर किंग को लेकर के, उसे प्रतीक बना के इन्होंने आधुनिक युग के आधुनिक जीवन की जो विसंगतियाँ हैं उस पर कटाक्ष किया है इन्होंने। वेस्टलैंड असल में उन्होंने आधुनिक युग पर एक कटाक्ष के रूप में लिखा है। इट प्रेजेंट्स मॉडर्न लंदन एज एन एरिड वेस्टलैंड। अब आपसे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेस्टलैंड किसको कहा उन्होंने। वेस्टलैंड का मतलब होता है एक बर्बाद ज़मीन या बंजर ज़मीन। ये बंजर ज़मीन असल में और कोई नहीं, ये लंदन है। लंदन जो कि एक एरिड वेस्टलैंड है, एक सूखी हुई ज़मीन है, बहुत ही ज़्यादा सूखी हुई एरिड ज़मीन है जिस पर कि कुछ नहीं उगता। असल में प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद ये पोएम आई है, और उसके बाद जो तबाही वहाँ पर आई है उससे इनका मानवता में विश्वास उठ गया, और इसीलिए वेस्टलैंड को एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। इस कविता के 5 भाग हैं।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 5 भाग हम आगे देखेंगे, द बरियल ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर सेरेमन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। ये इनके इम्पोर्टेंट हैं भाग हैं इस पोएम के। अब आपको जो याद रखने हैं वो है इनके इम्पोर्टेंट पोएम्स। इम्पोर्टेंट पोएम्स इनकी कौन कौन सी हैं यहाँ मैंने लिख रखी हैं, ये आपको सन के साथ याद रखनी। प्रोफ्रक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इनकी पहली किताब, पहली पोएम मानी जाती है 1917 में। इसके बाद 1922 की द वेस्टलैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। वेस्टलैंड के ही 3 साल बाद द हॉलो मैन करके आई, खोखला आदमी करके इनकी आई 1925 में। एरियल पोएम्स ये इनकी धार्मिक पोएम्स मानी जाती हैं। ऐश वेंसडे भी उसी कैटेगरी में आती है। तो यहाँ तक आपको ये इम्पोर्टेंट इनके पोएम्स याद रखनी है। इसके अलावा इनके कुछ नाटक भी हैं, 7 इम्पॉर्टेंट जो इनके पोइटिक प्ले माने जाते हैं, गीत नाटक। इनमें पहला है स्विनी एगोनिस्टस का नाम लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो अगर कहा जाए इनका नाटक कौन सा है तो मर्डर इन द कैथीड्रल 1935 में लिखा गया इनका नाटक मर्डर इन द कैथीड्रल एक इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। कॉकटेल पार्टी 1949 की, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है द एल्डर स्टेट्समैन, क्योंकि ये इनका लिखा गया आखिरी नाटक था। इसके अलावा इनको एक ग्रेट क्रिटिक भी माना जाता है। इनके दिए गए कई सिद्धांत, आलोचना के सिद्धांत आप दोबारा पढ़ेंगे जब हम आलोचना वाला पेपर पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में। तो फ़िलहाल टी.एस. इलियट के बारे में इतनी ही चीज़ें। ये है उनकी सबसे फेमस पोएम द वेस्टलैंड। इस वेस्टलैंड में आप देखिए मार्क कर रखा है मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस, लेकिन आपके बुक में जो पोएम दी गई है उसका नाम है सन ऑफ मैन। अब आप देखिए जो नीले रंग से मैंने यहाँ पर रंग रखा है सन ऑफ मैन, ये 4 लाइनें ही आपके सिलेबस में दी गई हैं। ये असल में वेस्टलैंड नामक कविता से ली गई है। तो आपको वेस्टलैंड के बारे में पहले पता होना चाहिए। वेस्टलैंड किसको कहा गया है? लंदन को कहा गया है। कब लिखी गई? 1922 में लिखी गई। किसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो यूरोप की धरती बंजर हो गई थी, यूरोप ख़त्म हो गया था, एक तरह से लग रहा था कि पश्चिमी सभ्यता अब ख़त्म हो जाएगी, उस धारणा पर इन्होंने इस किताब को लिखा द वेस्टलैंड, और इन्होंने कटाक्ष किया अपने समाज पर। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि द वेस्टलैंड जो कविता है 5 भागों में बटी हुई है। आप देखिए पहला भाग नंबर 1 लिखा है द बरियल ऑफ द डेड। बरियल ऑफ द डेड इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। आगे देखिए दूसरा भाग, देखिए अ गेम ऑफ चेस। इस कविता का जो दूसरा भाग है गेम ऑफ चेस के नाम से जाना जाता है। तीसरा भाग देखिए इसका द फायर सेरेमन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखिए द फायर सेरेमन तीसरा भाग, ये सबसे लंबा भाग है इसका द फायर सेरेमन। और उसी के तुरंत बाद सबसे छोटा भाग आता है इनका डेथ बाय वाटर। चौथा भाग, चौथा खंड इस कविता का सबसे छोटा भाग है, वो केवल इतना छोटा है ये देखिए। अब 5वां भाग है व्हाट द थंडर सेड। अब आप लिख के ले लीजिए, मान लीजिए कि ये वाले इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि वेस्टलैंड कब लिखेगी, क्यों लिखेगी, इसके कितने भाग हैं, कौन सा भाग छोटा बड़ा आदि, ये क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ एक चीज़ और है कि ये पोएम जब ख़त्म होती है तो ओम शांति शांति के साथ ही ख़त्म होती है ये पोएम, ये आपको याद रखना है। सन ऑफ मैन, हम इस कविता का वो वाला हिस्सा लेंगे जो इसके शुरू में आ रखा है, पहले भाग से लिया गया है, बरियल ऑफ द डेड से लिया गया है। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि सन ऑफ मैन जो पोएम है ये वेस्टलैंड के कौन से खंड से ली गई है। तो वेस्टलैंड का पहला खंड है द बरियल ऑफ द डेड, उसमें से ये सन ऑफ मैन ली गई है। सन ऑफ मैन, व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश। ये वो खंड है, यूरोप तबाह हो चुका है, यूरोप बंजर हो चुका है। तो सवाल करने वाला जो नैरेटर है वो प्रश्न करता है कि व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच दैट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दैट स्टोनी रबिश। ये जो स्टोन का यानी पत्थरों का ढेर लगा है, यहाँ खंडहर का ढेर लगा हुआ है, उसके अंदर से देखिए ये जो छोटी छोटी शाखाएं उग रही हैं इस स्टोनी रबिश में से, ये क्या है? व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, वो कौन सी जड़ें हैं? व्हाट ब्रांचेस ग्रो, कौन सी ये शाखाएं हैं? दैट ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, इस खंडर हो चुके महल, खंडर हो चुकी दीवार के बीच से जो उग रही है। ये पहले ही लाइन में देखिए एक पोइटिक इमेज है, और पहले ही लाइन में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भले ही सभ्यताओं का नाश हो जाए लेकिन प्रकृति
जीवन का वरदान ज़्यादा दिन छुपा कर नहीं रखती। खंडर में से ही फिर पुनर्जन्म होता है, रीजनरेशन होता है। द रीजनरेशन होना ही इस कविता का एक बड़ा उद्देश्य माना जाता है कि कैसे अब यूरोप की सभ्यता को पुनः जीवित किया जाए। कविता में इशारा किया गया कि आखिर ये पत्तियाँ, ये शाखाएँ, ये हरा भरा जो दिख रहा है इस खंडर के बीच से निकल रहा, ये क्या है? सन ऑफ मैन, यू कैन नॉट से और गेस, फॉर यू नो ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस वेयर द सन बीट्स। अब सन ऑफ मैन, हे इंसान के पुत्र, हे आदम के पुत्र, यानी कि हे इंसान, तुम नहीं बता सकते कि ये क्या है। सन ऑफ मैन इंपॉर्टेंट है, क्यों कहा गया, क्या कहा गया, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम केवल इसका मीनिंग देखेंगे। ये बाइबल से लिया गया एक रेफरेंस है सन ऑफ मैन का, कि हे इंसान के पुत्र, क्योंकि इंसान अमर नहीं है, तुम नहीं बता सकते कि ये क्या हो रहा है। यू कैन नॉट से और गेस, न तुम अंदाज़ लगा सकते हो। फॉर यू नो ओनली, क्योंकि तुम तो सिर्फ इस युग में पैदा हुए, तुमने जब क्या देखा, केवल अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस। हीप का मतलब होता है ढेर, टूटी हुई श्रृंखलाओं के ढेर, तुमने केवल खंडहरों के ढेर देखे हैं। वेयर द सन बीट्स, जहाँ सूरज चमकता है, सर्प के ऊपर ऐसे चमकता है जैसे हथौड़ा पीट रहे हैं। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और जहाँ पर कि मरे हुए पेड़, सूखे हुए पेड़, खंडर ठूंठ हो चुके पेड़ छाया नहीं देते। द क्रिकेट नो रिलीफ, जो झिंगुर होते हैं, झिंगुरों की आवाज़ होती है, वो इंसान को कोई भी रिलीफ, कोई भी शांति प्रदान नहीं करती है। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और तुम्हारे उस सूखे हुए पत्थरों में से पानी की आवाज़ तक नहीं आती। तुम तो उस युग में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें क्या मालूम कि ये जो हरी हरी शाखाएं निकल रही है क्या होती हैं। ओनली देयर इज शेडो अंडर दिस रेड रॉक, सामने देखो, थोड़ी सी छाया अगर कहीं नज़र आ रही है तो उस लाल रंग के पत्थर के अंदर आ रही है। कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, आओ और इस लाल रंग की छाया की, पत्थर की छाया में बैठो। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि पोएम बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ हर चीज़ का एक मतलब है। अंत में जिस लाल रंग के पत्थर की छाया, रेड रॉक की जो शेडो है की बात हो रही है, वो असल में क्रिश्चियन धर्म है जो टूट चुका है। धीरे धीरे लोगों का धर्म से विश्वास खत्म हो रहा है। रेड कलर जो है उसका ईसा मसीह का खून है, ब्लड ऑफ जीसस, जिसको बहुत पवित्र माना जाता है। इसीलिए इस पत्थर को रेड रॉक कहा गया है। थोड़ी सी छाया केवल उस लाल पत्थर के नीचे हमें नज़र आ रही है। यानी इस वीरान हो चुकी यूरोप की धरती में अगर थोड़ा सा सहारा किसी चीज़ का है तो वो है उनका धर्म। आओ और इस धर्म की छाया में बैठो। तो देखिए सिंपल लाइन है, लेकिन मीनिंग कहाँ तक जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ड्राई स्टोन, पानी, ये सारे के सारे प्रतीक हैं। पानी प्रतीक है रीजनरेशन का, पुनर्जन्म का प्रतीक है। सभ्यता खत्म हो चुकी है, लेकिन उसको हमने फिर नए सिरे से उसको गढ़ना है। हरी हरी शाखाएं उसी का प्रतीक है। और ये जो लाइन है सन ऑफ मैन, बाइबल में ली गई ये लाइनें हैं, जहाँ पर एजकील को संबोधित करते हुए ईश्वर कहता है कि हे एजकील सन ऑफ मैन, गॉड कहता है उसको। तो सन ऑफ मैन कहना एक तरह से बाइबल की पंक्तियां हैं, तो बाइबल का ही इसमें रेफरेंस दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स ये मानी जाती हैं। इसमें क्या याद रखना है कि दीज लाइन्स कोट 3 वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से उदाहरण दिया गया है इसमें। सन ऑफ मैन का जो उदाहरण है, एल्यूजन है, इट इज़ टेकन फ्रॉम एजिकील, लाल रंग से लिखा हुआ है, एजिकील से लिया गया है। एजिकील की जो बाइबल है उससे लिया गया है, और ये धार्मिक पंक्तियाँ हैं सन ऑफ मैन। लास्ट लाइनें जो इस कविता की है, शांति शांति शांति, इसमें संस्कृत के 3-4 शब्दों का प्रयोग इस लाइन में किया गया है। दत्तम, दयध्वम और दम्यत, शांति शांति शांति। इस तरह से अंत में बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ का भी उपदेश इस कविता में दिया गया है। तो ये जो मॉडर्निस्ट टेक्स्ट माना जाता है, इसको मॉडर्न पोइट्री माना जाता है। इसमें कई प्रकार के एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। सन ऑफ मैन आपने देखा, सन ऑफ मैन में अब क्वेश्चन इसमें आपसे एक ही पूछा जा सकता है कि हु इज़ द सन ऑफ मैन इन द वेस्ट लैंड। सन ऑफ मैन है कौन? सन ऑफ मैन शायद हो सकता है कि इसमें इंसान के लिए कहा गया है। सन ऑफ मैन यानी आदम के पुत्र, फॉलन मैन, इट रेफर्स टू द फॉलन मैन, जिसको ईश्वर ने अपने बगीचे से निकाल दिया था, जो कि इतना कमज़ोर है, जो इतना कायर है कि अपनी सभ्यता को दोबारा जन्म नहीं दे सकता। तो सन ऑफ मैन किसको कहा गया है? आम आदमी को, आप और हमको कहा गया है। दूसरे कवि हमारे हैं W.B. यीट्स। W.B. यीट्स की पोइट्री थोड़ा सा अलग मूड में हमको लेके जाती है। W.B. यीट्स
इनकी लेक आयल ऑफ इनिसफ्री पोएम हमारे सिलेबस में है। यीट्स का जन्म जो है आयरलैंड में हुआ था, ब्रिटेन का ही एक भाग है आयरलैंड, और ये बेसिकली आयरिश मैन थे, और ये पूरे जीवन काल में जो है आयरलैंड को इंग्लैंड से स्वतंत्र कराने का जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन के पक्ष में थे। इसीलिए इनकी अधिकतर कविताएं शुरुआत काफ़ी जो है इनकी आयरलैंड के समर्थन में हुई थी। बाद में इन्होंने खुद को पूरी तरह से अंग्रेज़ यानी इंग्लिशमैन मान लिया था। लंदन में रहते थे और इलियट से पहले, टी.एस. इलियट के आने से पहले ये ब्रिटिश पोइट्री के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते थे। अभी भी हम मॉडर्न एज के जब दो ग्रेट पोइट्स का नाम लेते हैं तो पहले यीट्स का नाम आता है और फिर इलियट का नाम आता है। इलियट के आने के बाद तो इलियट छा गए, लेकिन इलियट से पहले यीट्स का नाम लिया जाता है। तो यीट्स की जो इम्पोर्टेंट पोएम हमने अभी थोड़े पहले चित्र में देखी थी, द रोज़, इनकी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। द विंड अमंग द रीड्स 1899 में, इन द सेवन वुड्स 1904, द ग्रीन हैमलेट एंड अदर पोएम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, और सबसे लास्ट की द टावर, सबसे इम्पॉर्टेंट 1928 में लिखी गई इनकी टावर, ये इम्पॉर्टेंट पोएम है। लेक आयल ऑफ इनिसफ्री, ये आपकी दूसरी पोएम है इसमें से जिसको हम पढ़ेंगे। लेक का मतलब होता है झील, आयल जो शब्द है ISLE, आयल आइलैंड का शॉर्टकट है, यानी कि टापू, द्वीप। इनिसफ्री इनके गांव का नाम है। लंदन शहर की गलियों में रहते हुए वो अपने समय के लंदन की जो मॉडर्निटी है उससे ऊब चुके हैं। भागम भाग की ज़िंदगी, दौड़ भाग यहाँ वहाँ, वो इससे ऊब करके अपने गांव की ओर लौट जाना चाहते हैं। आयरलैंड में जो उनका छोटा सा गांव है इनिसफ्री, जो कि एक झील के किनारे बसा हुआ गांव है, जहाँ नदी का, झील के पानी का शोर हमेशा सुनाई पड़ता है। लंदन शहर में रहते हुए, अपने गांव से इतना दूर रहते हुए भी यीट्स को लगता है कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, अब मैं और नहीं रुकूंगा। आई विल अराइज, अब मैं सीधे उठूंगा, और गो टू इनिसफ्री, मैं अपने गांव इनिसफ्री जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वहाँ जाकर करूँगा क्या, एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा जो क्ले एंड वेटल का, क्ले यानी मिट्टी, वेटल यानी कि घास, घास फूस और मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा झोपड़ी अपने लिए बनाऊँगा। 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर द हनी बी, मैं वहाँ पर अपने खेत में राजमा जो होती है, छेमी जो होती है, छेमी की फसल बोऊंगा। बीन्स, 9 बीन्स रो, 9 पंक्तियाँ मैं उनकी बोऊंगा, छोटी सी क्यारी बनाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, और शहद पालने वाली, शहद के लिए मैं मधुमक्खियों का एक छत्ता बनाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं उस बी लाउड ग्लेड यानी कि मधुमक्खियों की आवाज़ से गूंजने वाला जो घर होगा, उस घर में सुकून की ज़िंदगी जीऊँगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ मुझे थोड़ी सी खामोशी, शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति जो है धीरे धीरे टपकती है। पीस कम्स ड्रॉपिंग, ड्रॉप यानी जैसे बूंद का गिरना, ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे बूंद टपकती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, शांति जो होती है वो सुबह सुबह जहाँ झिंगुर, क्रिकेट यानी झिंगुर गाते हैं, उस सुबह में ओस की बूंद की तरह धीरे से पत्तों पर टपकती है। एक बार फिर यहाँ पर देखिए विजुअल इमेज का इस्तेमाल किया गया, जैसे सुबह सुबह की ठंड में ओस जो होती है, ओस की बूंदें धीरे से टपकती हैं किसी पत्ती के ऊपर। ये सीन केवल गाँवों में और जंगलों में नज़र आते हैं। ऐसे दृश्यों से ही शांति और सुकून मिलता है। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, मेरे गांव में जहाँ पर कि मिडनाइट जो है आधी रात एक जगमगाती हुई नज़र आती है। रात जो है वहाँ ऑल ग्लिमर, जगमग करती नज़र आती है, क्योंकि रात के समय तारे इतने करीब नज़र आते हैं जैसे कि बिल्कुल सर के ऊपर हो। एंड नून अ पर्पल ग्लो, वहाँ की रातें तो जगमगाती हैं, और जो दिन है नून, आफ्टरनून बोलता है, नून दोपहर का समय, अ पर्पल ग्लो, दोपहर के समय भी आसमान में पर्पल कलर की रोशनी नज़र आती है। वहाँ की धूप भी तेज़ नहीं लगती, वहाँ के तारे भी जगमगाते हैं, रातें भी बड़ी चमकती हैं, दिन भी बड़े चमकते हैं। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग, और जो शामें हैं वहाँ इवनिंग्स, उनका तो कहना ही क्या। लिनेट नामक जो पतंगा होता है उड़ उड़ के आता है लाइट पर,
लिनेट्स विंग, उसके पंखों से भरा हुआ होता है शाम का समय। शाम के समय आसमान लिनेट नामक पतंगे के पंखों से भरा हुआ नज़र आता है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शोर। अब मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, आई विल राइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और सीधे निकल पड़ूँगा फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा रात दिन आई हियर लेक वाटर लैपिंग, मैं पानी की आवाज़, उस लेक वाटर झील के पानी की आवाज़ मेरे कानों में मुझे अब तक सुनाई देती है। लैपिंग विद लो साउंड्स, धीरे धीरे लैपिंग यानी कि कल कल करती हुई, बाय द शोर, बिल्कुल किनारे के तट से टकराती हुई मुझे महसूस होती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवेज, चाहे मैं यहाँ किसी रोड के बीचों बीच खड़ा हूँ लेकिन मेरे कानों में मुझे वो आवाज़ रात दिन सुनाई पड़ती है। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर मैं फुटपाथ पर, पेवमेंट होता है फुटपाथ, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, या फिर मैं ग्रे कलर के सड़क के किनारे जो फुटपाथ बने हैं ग्रे कलर के, उन पर खड़ा हूँ या सड़क के बीचों बीच चल रहा हूँ। आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर, मुझे अपने दिल की गहराई में कहीं से ये आवाज़ सुनाई पड़ती है। सो इसलिए कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ टू द इनिसफ्री, अब मैं उठूँगा और अपने इनिसफ्री की तरफ को चला जाऊँगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल थीम तो होता ही है पोएम का, आपको 50 वर्ड्स में इस पोएम को लिखना पड़ सकता है, अपने जो थॉट्स हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने को। इज़ इनिसफ्री अ रियल आइलैंड, क्या इनिसफ्री सच में है? इफ़ इनिसफ्री इज़ रियल आइलैंड वेयर इज़ इट सिचुएटेड, अगर ये सच में है तो ये कहाँ मौजूद है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि इसका गांव आयरलैंड में है, तो आयरलैंड में ही, आयरलैंड की बात हो रही है, वहीं कहीं आयरलैंड में ही एक छोटा सा गांव है इनिसफ्री। कमेंट क्रिटिकली ऑन द इको जनरेटेड बाय द फर्स्ट 3 वर्ड्स आई विल अराइज। खैर ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इस पोएम में से पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, और बाकी नोट्स आपके पास मौजूद हैं। इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म। थैंक यू।